नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक इन्वेंटरी कंट्रोल। और ये टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड, ABST पेपर सेकंड। पेपर का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्टॉक अथवा इन्वेंटरी नियंत्रण। टॉपिक को शुरू करने से पहले लास्ट जो अभी ये लेक्चर आपने लिया था उसमें मैंने बताया था कि स्टॉक को या मटेरियल को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों है। नीड फॉर मटेरियल कंट्रोल, ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक में मैंने बताया था कि मटेरियल को कंट्रोल करने से हमें किन किन हानियों से बचा जा सकता है और उस हानियों से बचने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा टॉपिक था। अब हम इससे आगे चलते हैं, स्टॉक व इन्वेंटरी कंट्रोल। ये देखिए यह लिखा हुआ है कि स्टॉक के नियंत्रण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ये होता है कि हमें ये निश्चित करना होता है कि अनावश्यक रूप से सामग्री का स्टॉक एकत्रित किए बिना उत्पादन की आवश्यकता हेतु सामग्री की पर्याप्त मात्रा बनी रहे। उद्देश्य ये है कि अनावश्यक रूप से हमारे जो भंडार है उसमें सामग्री का स्टॉक हमें इकट्ठा नहीं करना है। इन सब के बिना उत्पादन जिसकी हमें आवश्यकता है स्टॉक की, वो स्टॉक हमेशा हमारे भंडार में बना रहे तथा निर्माण कार्य है वो सुव्यवस्थित रूप से बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की और टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम स्टॉक अथवा इन्वेंटरी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें आज हम एक ही प्रकार का जो टेक्निक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और वो है हमारी विभिन्न स्टॉक स्तरों को सेट करना, सेटिंग ऑफ वेरिएंस स्टॉक लेवल। ये हमारा आज का मेन हेडिंग या टॉपिक है। बाकी टेक्निक्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, स्टॉक अथवा इन्वेंटरी कंट्रोल, जिसमें फर्स्ट जो टेक्निक्स है उसका नाम है सेटिंग ऑफ वेरिएंस स्टॉक लेवल्स। सेटिंग ऑफ वेरिएंस स्टॉक लेवल्स, सामग्री की जो विभिन्न मदें होती हैं, ये देखिए सामग्री की विभिन्न मदों के स्टॉक को सेट करने के लिए सर्वप्रथम फर्स्ट हमें क्या करना होगा कि आवश्यक और अपेक्षित सामग्री का कितनी सामग्री हमें की आवश्यकता है का अनुमान हमें लगाना आवश्यक होगा। ये हमें अनुमान लगाना होगा कि हमें कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, और ये अनुमान लगाने के लिए आपको निम्नलिखित जो बातें हैं उनकी बातों को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो बात ध्यान में रखने वाली है वो बात है
पूंजी की उपलब्धता। आपके पास पूंजी की उपलब्धता कितनी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें स्टॉक का अनुमान लगाना चाहिए। यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो हम ज़्यादा स्टॉक परचेज नहीं कर सकते। अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो हम ज़्यादा मात्रा में स्टॉक परचेज कर भंडारण कर सकते हैं। सेकंड जो बात है वो है उचित भंडारण के लिए स्थान तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता। ये बात भी ध्यान रखनी जरूरी है कि जो हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास भंडारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि हमारे पास भंडारण की सुविधा नहीं है और इसके साथ साथ अन्य सुविधाएं नहीं है तो हम ज़्यादा मात्रा में स्टॉक का भंडारण नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास स्थान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। किसके लिए? स्टॉक के अपेक्षित स्टॉक का अनुमान लगाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मूल्यों में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन इन रेट्स। मूल्य स्टॉक की जो रेट्स है उनमें फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव होता रहता है, उसके बारे को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब हमारे पास स्टॉक नहीं है तो हमें उचित दर पर मटेरियल को परचेज करना होगा, और यदि हमारे पास पहले से स्टॉक उपलब्ध है तो हम उचित दर पर स्टॉक को परचेज न करके वेट कर सकते हैं, और जब रेट कम होगी उस समय हम स्टॉक का परचेज कर सकते हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखने वाली है, मूल्यों में उतार चढ़ाव। नेक्स्ट जो बात है वो है कि मौसमी पूर्ति, जैसे कि गन्ने, जूट, कपास आदि उद्योगों की दशा में होता है। एक मौसमी उद्योग भी चलते हैं, तो उन उद्योगों में जब मौसम होता है उस समय उस उद्योग के लिए हमें मटेरियल को परचेज करना चाहिए। जब मौसम नहीं है उस समय हम खरीदेंगे तो हमारी जो रेट आएगी वो ज़्यादा आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हमें मौसम के अनुकूल होने पर ही उस स्टॉक का स्टॉक भंडारण हमें कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है उपलब्ध होने की दशाएं, खुले बाजार में अथवा उपलब्धता या नियंत्रित पूर्ति। ये बात भी ध्यान में हमें रखनी होगी कि जो उपलब्धता है वो खुले बाजार में उपलब्धता है या नियंत्रित पूर्ति में है। इन दोनों में से जिस स्थिति है उसी स्थिति में हमें स्टॉक का अनुमान लगाना चाहिए। क्षय, स्वतः नष्ट होने तथा अप्रचलन की संभावना, इन बातों का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उपरोक्त सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन विभाग और योजना विभाग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, दोनों ये मिलकर तय करते हैं कि स्टॉक के किसी वस्तु की कितनी इकाइयों का उत्पादन करना संभव हो सकेगा। दो डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है। ये दोनों डिपार्टमेंट बैठ कर बातचीत करते हैं कि हम किसी वस्तु की इकाइयों का हम कितनी क्षमता तक उत्पादन कर सकते हैं, और उसके लिए किसी प्रकार की कुल कितनी मात्रा में सामग्री का उपयोग किया जाएगा। ये मोटा मोटे रूप से हम अनुमान लगा सकते हैं। इस आधार पर सामग्री बजट, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल बजट्स, को तैयार किया जाता है, जिसको ध्यान में रखकर एक निश्चित अवधि में सामग्री स्टॉक की मात्रा का न्यूनतम स्तर, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम अधिकतम स्टॉक लेवल, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और री ऑर्डरिंग लेवल, पुनः आदेश मात्रा या स्तर का निर्धारण करना अति आवश्यक है। इनका निर्धारण कर लिया तो हम आसानी से स्टॉक पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आगे चलें तो 3 प्रकार के स्टॉक मैंने अभी आपको बताए थे, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इन की अनुमान
या ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, और फॉर्मूले के बारे में चर्चा अब हम करेंगे। और ये जो फॉर्मूले हैं वो वैकल्पिक फॉर्मूले हैं। कौन से फॉर्मूले हैं? वैकल्पिक फॉर्मूले हैं। इनके माध्यम से हम उन स्टॉक का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हमारा जो रीऑर्डर लेवल है उसका अनुमान लगाने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? लीड टाइम इन डेज। लीड टाइम इन डेज को मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग रेट पर डे। यूजिंग रेट है वो हमारी पर डे क्या है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और सेफ्टी स्टॉक के अमाउंट को इसमें जोड़ देंगे। तो मात्रा को, क्वांटिटी को जोड़ देंगे तो हमें रीऑर्डर लेवल ज्ञात हो जाएगा। अब चलते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल जिसको EOQ और मैक्सिमम स्टॉक लेवल में हमें रीऑर्डर क्वांटिटी में सेफ्टी स्टॉक को ऐड कर देंगे। ये वैकल्पिक सूत्र है हमारे, इनके माध्यम से हम मैक्सिमम स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक जो हमारा स्टॉक है वो है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल को हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा जिसको हम सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। यूजिंग रेट पर डे को मल्टीप्लाई करेंगे डेज ऑफ सेफ्टी। डेज ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम स्टॉक लेवल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ एक स्टॉक लेवल और है जो अल्टरनेटिव फॉर्मूले के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, वो है डेंजर लेवल। क्या है? डेंजर लेवल। डेंजर को आपको पता ही है, डेंजर किसको कहते हैं? संकट काल को कहते हैं। और उसका फॉर्मूला हमारा होगा मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से। किससे करेंगे? मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से करेंगे तो हम डेंजर लेवल का जो स्टॉक है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा एक स्टॉक और है, उसको बोलते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का हमारा फॉर्मूला जो अल्टरनेटिव होगा वो हमारा होगा मिनिमम स्टॉक लेवल में ऐड करेंगे 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, ये हमारा वो स्टॉक है, उसके माध्यम से हम स्टॉक को ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं रीऑर्डर का जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है उस के बारे में आपको वो एक बार बता देता हूँ। ये है हमारा फॉर्मूला का रीऑर्डर लेवल हमको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होगा मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड्स। ये दोनों बातें आपको क्वेश्चन में दी होगी। मैक्सिमम कंजम्पशन आपका कितना है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपका कितना है। अब हम ज्ञात करेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल, और जिसको हम सेफ्टी स्टॉक लेवल भी बोलते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला होगा रीऑर्डर लेवल माइनस करेंगे इसमें से नॉर्मल और एवरेज कंजम्पशन रेट। नॉर्मल और एवरेज कंजम्पशन रेट को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल और एवरेज रीऑर्डर पीरियड से, तो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और एक स्टॉक हमारा और रह गया है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होगा? मेन फॉर्मूला जो अभी बताया वो तो अल्टरनेटिव था, उसका मेरा मतलब होगा फॉर्मूला जो हमारा होगा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी को हम दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से मिनिमम कंजम्पशन को मल्टीप्लाई कर देंगे मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से, तो जो अमाउंट आएगा उसके अब जो अमाउंट हमारा होगा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इस अमाउंट में से लेस कर देंगे तो हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल का अमाउंट
कैलकुलेट हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मेन और अल्टरनेटिव फॉर्मूले के द्वारा स्टॉक लेवल का मूल्यांकन कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।